हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौरभ जैन। मैं बड़ा गांव धसान से हूं और अभी मैंने एमपी सिविल जज एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 4th हासिल की है। और मैंने ग्रेजुएशन अपनी गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई से की है। पोस्ट ग्रेजुएशन नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर से की है। और इस बार मैंने 4th रैंक हासिल की है अपनी एमपी सिविल जज एग्जामिनेशन में। तो आज मैं आपके लोगों के साथ अपनी स्ट्रेटजी, रिसोर्सेज तथा साथ ही आपको बताऊंगा कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो स्टेज होती है सिविल जज एग्जामिनेशन की, किसी भी स्टेट की ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल एमपी का ही ले लेते हैं। तो इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेजेस होते हैं। तो तीनों की प्रिपरेशन अलग अलग होती है, लेकिन जैसे कि अगर कोई बिगनर होता है तो उसको स्टार्ट करने के साथ तीनों को माइंड में रखना चाहिए और तीनों की स्ट्रेटजी एक साथ बनानी चाहिए। तो जैसे कि मैंने सेल्फ स्टडी की, कोई कोचिंग नहीं ली, तो ये जो वीडियो है तो वो उन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जो कोचिंग लेने में असमर्थ हैं। तो मैं अपनी स्ट्रेटजी आप लोगों को बताता हूँ, हो सकता है तो आप लोग भी उसको फॉलो करें और निश्चित ही सक्सेस मिलेगी। तो मैंने अपनी स्ट्रेटजी इस तरीके से स्टार्ट की। सबसे पहले मैंने पास्ट ईयर्स के पेपर्स देखे, क्वेश्चन पेपर देखे कि मैं किस लेवल पे अभी स्टैंड करता हूँ। तो मैंने एमपी हाई कोर्ट पे इजीली अवेलेबल हैं सारे पेपर्स, और भी अगर किसी स्टेट का देखना चाहें तो राजस्थान हाई कोर्ट की वेबसाइट पे हैं। तो सबसे पहले अगर कोई भी स्टार्ट करता है तो उसको पहले पेपर देख लेने चाहिए, पास्ट ईयर पेपर्स, कि किस तरीके के क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जा रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन मेन्स में पूछे जा रहे हैं। तो उस तरीके से वो आप अपनी स्ट्रेटजी को प्लान कर सकता है। तो जैसा कि मैंने देखा कि मैं इस तरीके के क्वेश्चन हैंडल कर सकता हूँ इजीली, और कुछ तो मुझ पे तभी बन रहे थे और कुछ मैं सोच रहा था कि मैं पढ़ने के बाद इनको अटेम्प्ट कर सकता हूँ। तो मैं आप लोगों को भी एडवाइस करूँगा कि एक बार क्वेश्चन पेपर देख लें पास्ट ईयर्स के सारे, और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरीके का पैटर्न फॉलो हो रहा है, किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। तो पहले मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछते थे, अभी हालांकि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो आप लोगों को दोनों तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए। अब मैं बताऊँगा कि कैसे आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को प्रीलिम्स के हिसाब से देखना चाहिए, और प्रीलिम्स के लिए बेयर एक्ट ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसमें आपको फिंगर टिप्स पे आपका बेयर एक्ट होना चाहिए, और ये ज़रूरी नहीं होता कि आपको हर एक सेक्शन याद हो, लेकिन जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, अब इम्पोर्टेंट सेक्शन कैसे देख सकते हैं आप, तो पास्ट ईयर के पेपर से देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, तो वो आप लोगों को याद होने चाहिए। डेफिनेशंस पे मैं बोलूँगा कि याद होनी चाहिए, और फिर आपको बेयर एक्ट से स्टार्ट करना चाहिए। साथ ही साथ आप अपने साथ रेफरेंस बुक भी रखें, क्योंकि बेयर एक्ट जो है वो इजीली समझ में नहीं आता है। अगर आपका कॉलेज अच्छा है, आपके प्रोफेसर्स अच्छे हैं, तो हो सकता है आप बेयर एक्ट से डायरेक्ट कमांड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप रेफरेंस बुक को ज़रूर फॉलो करें। और रेफरेंस बुक में बेसिकली आपको फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक नहीं पढ़ना है, उसमें ये देखना है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं और उनकी डेप्थ एनालिसिस आपको करनी है, क्योंकि उनसे क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं, मेंस में भी पूछे जा सकते हैं। और अगर आप इनमें नहीं भी पूछे गए तो भी आपको एक नॉलेज होना चाहिए, वो इंटरव्यू में भी आपको हेल्पफुल करेंगे। तो मैं यही बोलूँगा कि जब आप बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं, रेफरेंस बुक पढ़ रहे हैं, तो साथ ही साथ आप अपने नोट्स भी बनाते जाएं। नोट्स 2 तरीके से बनाएं कि एक फुल नोट्स हों आपके पास, जो फिर आपको बेयर एक्ट और रेफरेंस बुक बार बार ना पढ़ना पड़े, और एक शॉर्ट नोट्स हों जो कि आपकी मेंस में हेल्प करेंगे। किस तरीके से हेल्प करेंगे तो मैं अभी आपको बताऊँगा। तो इस तरीके से आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे कि प्रीलिम्स की बाकी लोगों ने भी बताया किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो मैं भी यही बोलूँगा आपको कि एक बार पूरा सिलेबस आप अपने सामने रखें, पूरे सब्जेक्ट्स आप अपने सामने रखें, और उस तरीके को, उस पूरे प्लान को एक चार्ट आउट करें एक सिंपल वे में कि कितने दिन में कितना सब्जेक्ट कंप्लीट हो सकता है। और प्रीलिम्स में ऐसा बोला जाता है कि प्रीलिम्स में आप जितना पढ़ेंगे उतना आपको हेल्पफुल रहेगा, मेंस में जितना लिखेंगे उतना हेल्पफुल रहेगा, और इंटरव्यू में जितना बोलेंगे उतना हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोगों को भी इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा। तो प्रीलिम्स में जनरली जैसे कि जीके, जीएस और कंप्यूटर, इंग्लिश, इन पे लोगों का इतना फोकस नहीं रहता है। और जैसा कि मैंने ट्रेंड देखा कि कुछ लोगों का सिलेक्शन 2-4 नंबर से रह जाता है, तो बेसिकली इसी वजह से रह जाता है कि वो जीके, जीएस पे या फिर कंप्यूटर, इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो बाकी लॉ के सब्जेक्ट ही पढ़ते रहते हैं। तो अगर आप प्रीलिम्स निकालना चाहते हैं तो आपको सारे सब्जेक्ट को बराबर
महत्व देना पड़ेगा। और जीके जीएस कोई 1-2 दिन में ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, तो उसको भी एक सब्जेक्ट की तरह ही देखा जाए। तो इस तरीके से आप अपनी प्रीलिम्स का पूरा प्लान बना सकते हैं। और मेंस जैसे ही आपका प्रीलिम्स ख़त्म हुआ, आप रिज़ल्ट आने के पहले ही मतलब आप श्योर हो जाएं कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है, और तब से ही आप डेली एक जजमेंट राइटिंग की प्रैक्टिस कर दें, क्योंकि जजमेंट राइटिंग ओवर द पीरियड डेवलप होता है। वो एक साथ आप सोचें कि लिखेंगे और परफेक्ट हो जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। तो जजमेंट आपको पहले से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। जजमेंट के लिए आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट है, या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो काफ़ी टाइम से स्टडी प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर कोई जज या मेंटर जिसकी भी कोचिंग वाले की, किसी की भी हेल्प ले सकते हैं आप। और कुछ बुक्स मैं भी बताऊंगा, जैसे कि पीवी नामजोशी हुआ, भारद्वाज हुआ और रोबिनजीत हुआ, इनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। हालांकि किसी एक बुक पर रिलाई नहीं करना चाहिए कम्प्लीटली, लेकिन फिर भी रेफरेंस के लिए आप किसी से देख सकते हैं कि पैटर्न कैसा फॉलो हो रहा है, एप्रिसिएशन कैसे हो रही है, मार्शलिंग कैसी हो रही है। तो आपको एक थोड़ा सा, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको इन कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट्स जो कि कोचिंग ले रहे हैं। तो इस तरीके से आप जजमेंट राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी सिविल क्रिमिनल का तो जैसा आप पेपर देखेंगे, आपके नोट्स बनेंगे, तो आप नोट्स को ही रिवाइज़ करते जाइए बार बार। और केस लॉ लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, बस केस लॉ वहाँ मेंशन किए जाते हैं जहाँ पे कोई ऐसा टॉपिक है जो केवल डेफिनेशन से या केवल इंग्रेडिएंट से क्लियर नहीं हो रहा है, जिसमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई लैंडमार्क जजमेंट है या फिर प्रीवी काउंसिल का कोई लैंडमार्क जजमेंट है, तो आप उसको वहाँ पर रेफ़र कर सकते हैं। और इसके साथ जैसे कि ऐसे राइटिंग का पेपर आता है, तो ऐसे राइटिंग भी एक पर्सनालिटी खुद की होती है, खुद की क्रिएटिविटी सामने उभर के आती है। लेकिन उसमें भी आप अपना कंटेंट एनरिच करने के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि डेली कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर जैसे कि द हिंदू न्यूज़पेपर हुआ, इंडियन एक्सप्रेस हुआ, या फिर कोई हिंदी न्यूज़पेपर भी, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो दैनिक भास्कर, उसको ओपिनियन भी पढ़ते रहें। इसका पता नहीं चलता, मतलब हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं लेकिन हम लोगों को लगता है कि फालतू है, लेकिन जब कोई ऐसे का टॉपिक आता है तब हम लोग वहाँ से हम लोगों को वो चीज़ क्लिक कर जाती है और हम लोग वो चीज़ अपनी इनकलकेट करते हैं आंसर्स में, तो उसका इम्पैक्ट अच्छा होता है और मार्क्स भी अच्छे आते हैं। तो इस तरीके से हम ऐसे की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ट्रांसलेशन के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो लोग बेयरक ले रहे हैं तो वो डिगलॉट बेयरक लें, जिससे कि आप हिंदी इंग्लिश दोनों में साथ साथ देख सकें। और मैं ये भी सजेस्ट करूँगा कि एक आप लोग डायरी बनाएं जिसमें पर डे के 5 से 7 मतलब ऐसे वर्ड्स लिखें लीगल टर्मिनोलॉजी वाले, जो हिंदी इंग्लिश, और उनको ही बार बार रिविजन करें। अगर आपके पास एक लिस्ट, कंप्रेहेंसिव लिस्ट बन जाएगी 2-2.5 हज़ार वर्ड्स के, तो वो मोर देन सफिशिएंट होगा, वो आप लोग फिर ट्रांसलेशन इजीली कर सकते हैं। तो मैं प्रीलिम्स की और मेंस की इस तरीके से स्ट्रेटजी करने के लिए बोलूँगा। और अब बात आती है इंटरव्यू की, तो मैं इसमें फिर अगेन बोलूँगा कि आप मेंस एग्जामिनेशन के बाद रिज़ल्ट का वेट ना करें, और तभी से ही आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें इंटरव्यू के। और इंटरव्यू का जैसे कि मैंने बोला, आपके शॉर्ट नोट जो पहले बन चुके हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और शॉर्ट नोट के साथ ही जैसे ही आपकी डेट आ जाती है इंटरव्यू की, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मॉक इंटरव्यू दें, क्योंकि मॉक इंटरव्यू से आपकी सारी गलतियाँ उभर के सामने आती हैं, और उन गलतियों से सीखें और ट्राई करें कि वो गलतियाँ सामने जब पैनल हो तो उसके सामने रिपीट ना करें। और इंटरव्यू के लिए मैं बोलूँगा कि पर्सनल क्वेश्चंस भी आपके डेवलप हों, कि जैसे जज क्यों बनना है, जज बन के आप क्या चेंजेस लाना चाहते हैं, या फिर जज के लिए किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्या क्या चैलेंजेस उनके सामने रहते हैं आजकल, जुडिशरी में क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखें और इनका एक सोच डेवलप करें अपनी, कि किस तरीके से मैं हेल्प कर सकता हूँ, मैं जुडिशरी में क्यों आना चाहता हूँ वास्तविक में। और साथ ही साथ आप लीगल अपडेट्स के लिए लाइव लॉ, बार एंड बेंच जैसी कुछ वेबसाइट्स हैं, तो उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। इंटरनेट से कंटेंट आजकल काफ़ी अवेलेबल है, तो उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। और पर्सनल क्वेश्चन के साथ आप मॉक इंटरव्यू देंगे तो आपको पता चलेगा, आपकी पर्सनालिटी भी ग्रूम होगी। तो इस तरीके से आप, और इंटरव्यू मेनली लक पर डिपेंड करता है, तो आप उस चीज़ को ना फोकस करें कि मेरे पास नॉलेज कितना है, जबकि इस चीज़ को फोकस करें कि मेरे पास प्रेजेंटेशन स्किल कितनी अच्छी है, मैं किस तरीके से डील करता हूँ। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर सॉरी भी बोल रहे हैं, तो हो सकता है उसका इम्पैक्ट आप कोई आंसर देने के बावजूद भी उसका उतना इम्पैक्ट क्रिएट ना कर सकें जितना सॉरी से आप उसका इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो जजेस भी, उनकी भी एक्सपेक्टेशन ये नहीं रहती कि आपको सारी चीज़ें पता हो, बेयर का सारे सेक्शन याद हो, बस आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बाद में उनकी ड्यूटी है, वो आप लोगों को सब सिखाएंगे
और आपको एक प्रिपेयर करेंगे जज के लिए कि कैसे डील करनी है चीज़ें। बस आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बेसिक समझ होनी चाहिए, बेयर एक्ट को पढ़ने की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमारी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की स्ट्रेटेजी कंप्लीट होती है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक चीज़ और बोलूँगा कि हर एक स्टूडेंट की कुछ वीकनेस होती है, कुछ स्ट्रेंथ होती है। तो दूसरे स्टूडेंट पर फोकस ना करके अपनी खुद की वीकनेस देखें। अगर आपको लगता है कि मेरी राइटिंग स्पीड कम है तो आप उस चीज़ पर फोकस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग स्किल कम है तो आप उस चीज़ को भी इम्प्रूव करें, क्योंकि अनलेस और अनटिल आपकी तीनों स्किल, पढ़ने, लिखने और बोलने, ये तीनों चीज़ें परफेक्ट ना होंगी तब तक आपका सिलेक्शन मुश्किल होगा शायद। तो आप इन तीनों चीज़ों पर ध्यान दें। और लास्ट में मैं कंक्लूड करने के सेंस में इस तरीके से बोलूँगा कि आप कंसिस्टेंसी बनाए रखें, पेशेंस रखें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें काफ़ी पेशेंस की ज़रूरत है। हो सकता है आपका प्रीलिम्स हो जाए, मेंस ना हो पाए, मेंस हो जाए, इंटरव्यू ना हो पाए, फिर से आपको प्रीलिम्स से स्टार्ट करना पड़े। तो अगर आपने ठान लिया है, सोच लिया है कि करना ही है, तो आप करते रहिए और आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। स्ट्रेटजी के साथ साथ, नॉलेज के साथ साथ कुछ और फैक्टर्स कंसीडर करने चाहिए किसी भी स्टूडेंट्स के लिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहा है। तो उन सब के लिए मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है अपने दोस्तों के साथ, तो मैं बस यही बोलूँगा कि आप एक ऐसे स्टेज पर हैं जहाँ से आप सब कुछ पा भी सकते हैं और सब कुछ गवा भी सकते हैं। अगर आप सब कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। जैसे कि आजकल सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है, हम लोग देखते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप पे कोई कौन क्या कर रहा है, तो फिर हमारा भी मन होने लगता है कि हम इस प्रिपरेशन को छोड़ के उस चीज़ को परस्यू करें। जब हम लोग उस चीज़ को परस्यू करते हैं तो फिर लगता है कि यार मैंने छोड़ दिया, मुझे वापस जाना चाहिए। तो इस तरीके से कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आपके सामने क्लियर कट लक्ष्य होना चाहिए आपका, और उसके लिए आपको सोशल मीडिया से डिस्टेंस बनानी पड़ेगी। साथ ही साथ आपको इंटरनेट का भी अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा। इंटरनेट पर काफ़ी मटेरियल अवेलेबल है, कोचिंग्स का मटेरियल भी अवेलेबल है, तो जिससे आपकी मेहनत कम हो सकती है। लेकिन मैंने अक्सर देखा कि लोग अपनी मेहनत कम करने के चक्कर में और उल्टे उलझ जाते हैं। एक ही कंटेंट को, एक ही चीज़ को अलग अलग जगह से देखते हैं, तो उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं हो पाते और उनका टाइम भी वेस्ट होता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा एक ही किसी राइटर की बुक, एक ही किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल आप रेफ़र करें। हो सकता है कुछ चीज़ों के लिए आपको अलग अलग मटेरियल रेफ़र करना पड़े, तो आप उसके लिए कीजिए। अदरवाइज़ आप किसी एक चीज़ को ही फॉलो करें, वो मोर देन सफिशिएंट होता है। और इस तरीके से आप भटकेंगे नहीं, आपका लक्ष्य एक क्लियर कट डायरेक्शन में आगे बढ़ता जाएगा और आप सक्सेस प्राप्त करेंगे। और इसके साथ साथ मैं ये भी बोलूँगा कि अभी तो ठीक है, मतलब स्टूडेंट्स लाइफ में, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप जज की कुर्सी पर बैठेंगे, जब जज का रोल प्ले करेंगे, तो उसके लिए आपको एक स्वस्थ लाइफ की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आप अभी से मेडिटेशन स्टार्ट कर दें। अगर आपकी धार्मिक चीज़ों में रुचि है तो आप उसमें भी उसको भी परस्यू कर सकते हैं, अपने पैशन को भी परस्यू कर सकते हैं। तो एक इस तरीके से आपकी बैलेंस लाइफ होगी, तो हम लोग को डेफिनेटली एक अच्छे इंसान बन सकते हैं और अच्छे से अपनी ड्यूटी कर सकते हैं। तो मैं बस यही बोलूँगा कि आप अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी प्लान कीजिए और इन चीज़ों को थोड़ा सा कंसीडर कीजिए कि क्या क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं, और इस तरीके से आप अपना प्लान बना के आगे बढ़ सकते हैं। नमस्कार।